हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की क्लास में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं द लॉन्ग अवेटेड मैराथन ऑन इकोनॉमिक्स। पिछले कुछ टाइम से हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। उसके बहुत सारे रीजंस थे, बट उसका मेन रीज़न ये भी था एक कि जूनियर असिस्टेंट के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्टडीइंग, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ पार्ट। तो हमने सोचा कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम से सब लोग फ्री हो जाएं, तो उसके बाद हम वापस से अपनी सीरीज़ जो है वो रिज्यूम करेंगे। नाउ दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्टली पार्ट जो है आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस मैराथन सेशन। जिनको रिवाइज भी करना है अपना सारा टॉपिक, या फिर अब जिनको लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हम एक ही वीडियो में पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज़ इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स में अगर हम सबसे पहले किसी का नाम देखते हैं तो दैट इज़ एडम स्मिथ। You all must be knowing कि Adam Smith is also known as father of economics. So Adam Smith in 1776 he wrote a book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो है बुक्स एंड ऑर्डर्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इकोनॉमिक्स में। सो 3-4 बुक्स आर गिवन एंड 3-4 इकोनॉमिस्ट्स आर गिवन, सो यू विल बी आस्क्ड टू मैच देम। सो इफ़ यू नो 1 or 2 बुक्स तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो आंसर सही तरीके से करना। सो इफ़ समवेयर यू सी दिस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यू शुड रिमेंबर कि इट इज़ रिटन बाय एडम स्मिथ। नाउ these are some of the things which Adam Smith propagated. So first of all, the science of wealth. What is the science of wealth? ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है जो फर्स्ट टाइम एडम स्मिथ ने दी थी इकोनॉमिक्स के लिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर मोस्ट फॉर्मल टर्म्स में सबसे पहले किसी ने इसका जवाब दिया था तो दैट वाज एडम स्मिथ हु सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, कि किस तरीके से वेल्थ को बनाया जा सकता है, किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस तरीके से हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग अबाउट वेल्थ। इन हिज बुक एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस दैट स्टडीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड accumulation of wealth. नाउ उसके साथ साथ एडम स्मिथ ने कुछ जो है और अपने आइडियाज़ शेयर किए। सबसे पहले ही सेड दैट फ्री मार्केट जो है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट वो होता है जहाँ पे जितने भी आपकी जो प्राइस डिसीजन हैं, या फिर ये बाकी आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, सप्लाई कितनी रहेगी मार्केट में, ये सब जो डिसीजंस है ना, ये जो डिमांड और सप्लाई फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है या फिर सप्लाई जो है वो किस तरीके से रेगुलेट हो रही है, ये सब किसके हिसाब से होना चाहिए? लोग कितना डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कितना हो रहा है। मान लो अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो वो जो चीज़ है वो मार्केट में वैसे ही पड़ी रहेगी, तो उसका सप्लायर को नुकसान हो जाएगा। तो सप्लायर को ऑटोमेटिक ये एक सिग्नल मिल जाएगा कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन कम करनी है, तो वो प्रोडक्शन खुद ही कट कर देगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि किसी चीज़ की डिमांड अचानक से मार्केट में बढ़ गई है। अब सप्लायर ने से 100 यूनिट्स पहले प्रोड्यूस किए थे। नाउ द सप्लायर गेट्स अ सिग्नल कि मेरी चीज़ की और डिमांड आ रही है मार्केट में। नाउ द नेक्स्ट टाइम द सप्लायर विल प्रोड्यूस 150 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म मार्केट जो है चलनी चाहिए। फ्री मार्केट जो है इट शुड ऑपरेट विद डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा ही सेड दैट it should be on the basis of laissez-faire economy. What does laissez-faire economy means? That this literally means let it be. They are saying कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। Adam Smith propagated that government should not intervene in the free market. फ्री मार्केट जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे चल रही है उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट रेगुलेट करने लग जाए प्राइजेस को, प्राइस सीलिंग जो है फिक्स कर दे, प्राइस फ्लोर फिक्स कर दे, ठीक है, डिमांड कंट्रोल करने लग जाए। ऑल दोज थिंग्स आर नॉट मैंडेटेड, ठीक है। देन इनविजिबल हैंड. Now according to this thing of invisible hand,
इट बिलीव्स दैट मार्केट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे करेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली? दे आर सेइंग कि जैसे अर्लियर वी सेड कि अगर मान लो कि किसी चीज़ मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड हो गई है किसी चीज़ की, तो ऑटोमेटिकली द सेलर विल गेट दिस थिंग कि यार मार्केट में तो ज़्यादा डिमांड है, तो मतलब मुझे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो वो मोर वेरिएबल फैक्टर्स लगा के और ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। तो उस तरीके से जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हो रही हैं, इरेगुलरिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो विद द मैकेनिज्म ऑफ इनविजिबल हैंड जो है वो खुद बहुत करेक्ट हो जाएंगी। तो इस पूरा जो आइडिया है, इसका सेंट्रल थीम यही है कि जैसे भी मार्केट चल रही है उसको अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। गवर्नमेंट को या किसी और को बिल्कुल भी मार्केट को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट को कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, ठीक है। So this was the idea of Adam Smith, who is also known as father of economics. Now let's see what is the derivative meaning of economics. ठीक है कि economics जो है ये derive कहाँ से हुआ है? Economics has been derived from Greek word okonomics. So what does okio means? Okio means household and nomos means management. Therefore अगर हम derivative meaning of economics देखेंगे तो that means management of हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड को किस तरीके से चलाना है? ऑब्वियसली एक हाउस होल्ड को चलाने के लिए यू नीड एक्सपेंसेस, राइट। तो वो एक्सपेंसेस आप कहाँ से लाओ, पूरे करोगे, फुलफिल करोगे? यू नीड टू डू सम वर्क। जब आप कोई वर्क करोगे तो यू विल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आप वहाँ पे प्रोडक्शन करोगे तो इन रिटर्न ऑफ दैट प्रोडक्शन यू विल बी गिवन इनकम। नाउ विद दैट इनकम यू विल बी एबल टू बाय, आपको घर में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप पूरे इनकर कर लोगे। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपकी प्रोडक्शन भी हो रही है, आपकी कंजम्पशन भी हो रही है, आपको उसके बदले में रिवॉर्ड भी मिल रहा है जो आपकी इनकम है, एंड देन आप उस इनकम को दोबारा से स्पेंड भी कर रहे हो और फिर वो वापस मनी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डेरिवेटिव मीनिंग देखते हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और मेरी पेस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इकोनॉमिक्स। नाउ दैट वी स्टडीड द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हम इकोनॉमिक्स की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन कैसे हो रही है, फिर उसको कंज्यूम कहाँ कहाँ किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ हो रही है, इन सच अ वे सो दैट यहाँ पे हमारा मेन फोकस क्या रहता है, प्रोड्यूसर अचीव्स और गेन्स प्रॉफिट, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का मेन जो मोटिव होता है, अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में सेल करने के लिए, तो आपका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप वो बिजनेस शट डाउन कर दोगे। Therefore, producer must achieve profit, consumer attains satisfaction. हमारा जो कंज्यूमर है उसको हमेशा, किसी भी रैशनल कंज्यूमर को कोई भी चीज़ वो कंज्यूम तभी करेगा जब उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर वहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है देन द नेक्स्ट टाइम दैट कंज्यूमर विल नॉट कंज्यूम दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ सोसाइटी एज अ होल रिसीव्स सोशल वेलफेयर। नाउ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलना चाहिए, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, बट सोसाइटी एज अ होल जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, कंजम्पशन प्रोसेस है या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, इस सब से सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इकोनॉमी में प्रोडक्शन उन चीज़ों की ज़्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर कम हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट important thing in economics is production. Production we all know is a process. Production कौन सा process होता है, the process of converting raw material, intermediate good into final good. जब हम raw material को use करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं यूजिंग सम टेक्नोलॉजी और सम अदर वेरिएबल फैक्टर्स, आप लेबर को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई मशीन है, वो टेक्नोलॉजी आपकी, उसको यूज़ करके रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके जब आप एक फाइनल गुड बना रहे हो, व्हाट इज़ द फाइनल गुड विच इज़ रेडी फॉर कंजम्पशन, ठीक है, रेडी फॉर कंजम्पशन।
दैट इज योर फाइनल गुड. नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिसको आप फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू अनदर थिंग. दिस सेम इंटरमीडिएट गुड कैन बी अ फाइनल गुड ऑल्सो. कैसे? लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल शुगर. ठीक है, शुगर इज समथिंग जिसको हम एज अ फाइनल गुड भी यूज करते हैं, बट देन शुगर इज ऑल्सो यूज एन इंटरमीडिएट गुड. यहाँ से आपको इंटरमीडिएट गुड का क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगा. जब आप शुगर को यूज़ कर रहे हो चाय बनाने के लिए तो इट इज़ अ फाइनल गुड. ठीक है, लेकिन जब आप शुगर को यूज़ कर रहे हो एक बेकरी में, ठीक है, केक बनाने के लिए लेट्स से, तो वहाँ पे ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये अनदर फाइनल गुड को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, प्रोडक्शन इज प्रॉफिट ड्रिवन, दैट वी ऑलरेडी नो. नाउ factor services. What are factor services? These are those services which are required in the production प्रोसेस. अब आप जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड होंगी. वो कौन कौन सी हैं? जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गया आपका लेबर. अगर मान लो एक बेकरी है तो वहाँ पे आपको बेकरी को रन करने के लिए लेबर चाहिए होगी. कैपिटल, आपको बेकरी को रन करने के लिए ओवन चाहिए होगा. ठीक है, बाकी मशीन्स जो बेकरी में आपको लगेंगी, ठीक है, उसके टिन्स हैं एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, वो आपकी कैपिटल में आ गई. नाउ लैंड, आपको लैंड भी चाहिए होगी जहाँ पे आपने अपनी वो बेकरी बनाई होगी. एंटरप्रेन्योर, और वो बिजनेसमैन जिसका ये आइडिया होगा जो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर मैनेज कर रहा होगा. नाउ ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? फैक्टर सर्विसेज. दीज फैक्टर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड to make something in the market. So प्रोडक्शन प्रोसेस में इन फैक्टर सर्विसेज का हमें इस्तेमाल करते हैं हम, तभी जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम फाइनल गुड में बदल सकते हैं. नाउ व्हाट इज कंजम्पशन? द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फाइनल गुड्स इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज कंजम्पशन. ठीक है, तो कंजम्पशन क्या है? जब हम किसी भी फाइनल गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम हम उस वक्त करते हैं जब हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है ना. अब मान लो आप कोई चीज़ ला रहे हो, अब आप एक्सपायर चीज़ कभी खरीदोगे दुकान से? एक्सपायर चीज़ क्यों नहीं खरीद रहे हो आप? क्योंकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. अब सेम ब्रेड है, एक की एक्सपायरी डेट आपको 10 डेज़ पहले की मिल रही है और एक की एक्सपायरी डेट 10 डेज़ बाद की है. सेम है, आपको उसके टेक्सचर में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक्सपायरी डेट देख के ही आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो चेंज हो जाएगा. तो आप जो एक्सपायर हो चुकी है उसको कंज्यूम नहीं करोगे. ठीक है, जिसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है उसको कंज्यूम करो. क्यों? क्योंकि वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी, बिकॉज यू नो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू. Now what is utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. कि किसी commodity की कितनी पावर है कि वो आपको कितने % तक सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो क्या है? यूटिलिटी. अगेन गोइंग टू द ब्रेड एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टेल ब्रेड खा रहे हो तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगी. क्यों? क्योंकि उससे आप बीमार पड़ जाओगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो दैट विल गिव यू नेगेटिव यूटिलिटी. ऑन द अदर हैंड, अगर आप गरम गरम बिल्कुल अभी अभी बेकरी में अभी अभी निकला हुआ ब्रेड लेकर आओगे विच इज़ still warm and aromatic with all that beautiful aroma coming out, और बिल्कुल soft fluffy texture है, उसको आप बटर लगा के खाओगे तो that will give you maximum 100% utility, right? तो utility is the want satisfying commodity. Now let's go to another important process which is distribution. Distribution कि आपका मान लो अगर आपने फैक्टर सर्विसेज यूज़ करके थिंग्स प्रोड्यूस किए ना, प्रोडक्शन के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा. सो अब जो फैक्टर सर्विसेज आपने यूज़ की थी उन सब फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें फैक्टर पेमेंट्स देनी होती हैं. तो वो हम किस में पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में, कि वो जो प्रॉफिट आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कहाँ कहाँ कर रहे हो. ठीक है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर सर्विसेज, की जो भी फैक्टर सर्विसेज थी उनको आपने क्या क्या रेम्यूनरेट किया है. नाउ लेट्स सी, फैक्टर सर्विसेज में हमने देखा था लेबर है, लैंड है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है. इस पे बहुत बार क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी JKSSB में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में. लेट्स सी, मे भी हो सकता है इस बार भी दे रिपीटेड. सो लेबर को क्या मिलता है? वी ऑल नो लेबर को वेजेस मिलती है, उसकी
सैलरी मिलती है। नाउ लैंड पे क्या मिलता है, रेंट मिलते हैं। नाउ लेट्स से अगर लैंड किसी और का था तो हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, बट इवन इफ अगर लैंड आपका खुद का है, सो वहाँ पे भी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज अगर आप वो किसी और की लैंड पे आप कोई अपना यूनिट खोलते तो तब भी तो आपको लैंड का रेंट पे करना था। नाउ सिंस इट इज़ योर ओन, तो वहाँ पे भी तो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो लैंड खरीदा है ना। सो लैंड गिव्स यू रेंट। कैपिटल पे हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास कुछ पैसा है, लेट्स से, ठीक है। सो आप अपनी उस कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो। सो अब उस कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड लेट्स सी, अगर हम देखते हैं कि किसी यूनिट में ही, सो यू हैव बॉट सम मशीन्स, आपने जो है मशीन्स खरीदी हैं और लोन ले लिया है आपने मार्केट से, ठीक है, और आपने अपनी मशीनरी बाय की ना। उस मशीनरी को बाय करके आप अपना प्रॉफिट जो है वो क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आप खाली अपने लेबर यूज़ करके, हो सकता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता, या फिर उसका पेस जो है वो बहुत स्लो होता है। नाउ सिंस आपने कैपिटल बोरो करके अपनी नई मशीनरी जो है बाय की है, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसके बदले, उस प्रॉफिट के बदले आप क्या दोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। सो कैपिटल अर्न्स यू इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट बचता है। लास्ट में बाकी सारी फैक्टर सर्विसेज पे करने के बाद जो भी पैसा बच जाता है एंटरप्रेन्योर के पास, वो उसका क्या रहता है, प्रॉफिट रहता है। सो दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर सर्विसेज। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ चॉइस। ये तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, बट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ चॉइस। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स टीचेस अस हाउ टू मैनेज आर अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद द लिमिटेड सोर्स। हमें पता है कि हमारी जो वॉन्ट्स हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो ग्रीड है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी ग्रीड पूरी करने के लिए तो रिसोर्सेज हमारे पास कभी भी पूरे नहीं हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत पूरे करने के लिए हमारे पास, ज़मीन के पास इनफ रिसोर्सेज हैं। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम चॉइस करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्या चीज़ यूज़ करके हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नाउ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट फेलियर। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि मार्केट में जो भी इम्परफेक्शंस हैं या फिर वेलफेयर को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है, और एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द पीपल प्रॉपरली इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। मोस्ट एफिशिएंट तरीके में वो रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाती है मोस्ट एफिशिएंटली। अब देखो, जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो है, फार्मर्स को बहुत सारी सब्सिडीज़ जो है ऑफर करती है। नाउ वी ऑल नो दैट इन सब्सिडीज़ के अराउंड देयर इज़ अ डिबेट कि क्या इनका हमें फ़ायदा वाकई में हो रहा है या फिर ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इन सब्सिडीज़ का भी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हमने देखा है कि जो बड़े बड़े प्रॉक्सी फार्मर्स होते हैं उनको जो है ज़्यादा मिल जाता है, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और इसका जो गवर्नमेंट पे बर्डन है सब्सिडीज़ का, वो भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इन रिटर्न क्या होता है, जो हमारा टैक्स पेइंग मनी है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डिबेट कि उसका प्रॉपरली जो है यूज़ नहीं हो पा रहा है, वो वेस्टेज हो रहा है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वेल, इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, देयर इज़ अ डिबेट गोइंग ऑन। तो हम मैराथन पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त उस चीज़ में नहीं घुसेंगे। नाउ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वी ऑलरेडी नो 1776 में एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी थी वो हमने पढ़ ली है। सो द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ये किसकी वजह से हुआ था? ओवर प्रोडक्शन की वजह से हुआ था। यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और डिमांड जो है वो हमारी कम थी। उसकी वजह से मार्केट में क्या आ गया था? रिसेशन आ गया था।
नाउ इसके पीछे एक और थ्योरी है, ये ग्रेट डिप्रेशन जो 1929 में आया, जिसको हम अभी भी पढ़ते हैं, और इसके बाद ही जो अदर ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की वो स्टार्ट हुई. दिस इज़ द रीज़न कि हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड कि जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था 1929 से पहले, इट वाज अ क्रैश इन द स्टॉक मार्केट. ठीक है, क्रैश इन स्टॉक मार्केट. सो स्टॉक मार्केट में क्रैश आते ही जो स्टॉक्स थे उनका प्राइस जो है वो गिरने लग गया था एकदम से. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने एकदम से बैंक से अपना पैसा जो है वो निकालना शुरू कर दिया, कि जितने भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना, वो सब लोगों ने निकालनी शुरू कर दी कि हो सकता है कि हमारा पैसा बिल्कुल डूब जाए. सो उस डर से लोगों ने क्या किया कि अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया. नाउ बैंक्स में अगर एकदम सारे का सारा पैसा निकाल दिया जाएगा तो देयर इज़ दिस टर्म जिसको हम बैंक रन कहते हैं. तो बैंक्स विल नॉट बी एबल टू कैरी ऑन देयर डे टू डे फंक्शंस. ठीक है, तो जो हर दिन बैंक्स जो हैं वो लेंड कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर कीपिंग देयर मनी इन द बैंक, दे नीड मनी फॉर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो. तो अगर बैंक से सारा पैसा एकदम निकाल दिया जाएगा, बैंक्स ने ऑलरेडी पैसा लेंड कर दिया है, तो वो डे टू डे अपनी ट्रांजेक्शन्स जो है उनको कैसे कवर करेगा. सो दिस सिचुएशन केम कि बैंक रन भी हो गया था, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू हायर सप्लाई एंड डिमांड जो है वो बहुत कम थी, क्योंकि लोगों को अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा. लोग अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे. दे वांटेड टू होल्ड ऑन टू देयर मनी. तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी. उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा था, और उस नुकसान की वजह से प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में जाने लग गया था, और उसकी वजह से रिसेशन आया. देन रिसेशन led to depression. In 1934, a Swedish economist, Professor Ragnar Fritzsch, it was Ragnar Fritzsch, coined the term micro and macroeconomics. So this micro and macroeconomics में differentiation 1934 में हुआ था after the ग्रेट डिप्रेशन, और ये किसने किया था? प्रोफेसर रग्नार फ्रेसिच ने किया था. देन इन 1936 जॉन मेनार्ड पब्लिशेस जनरल थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. उसके बाद 1936 में दिस जनरल थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी ये किसने दी है? जॉन मेनार्ड किंग ने, सॉरी आई मीन जॉन मेनार्ड कीन्स ने. सो नाउ कीन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में, या फिर मतलब ये एक इकोनॉमिक्स की वो डेवलपमेंट थी विच कैन बी सेड एज मेजर माइलस्टोन. ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में मेजर माइलस्टोन है वो दिया है जॉन मेनार्ड, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने, और इन्होंने पब्लिश की थी जनरल थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इनकी ये पब्लिशमेंट हुई ना, इसके बाद जो पूरे का पूरा फोकस था इकोनॉमिक्स का कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, फ्री मार्केट जो है उसको सपोर्ट करने वाले, या लेज़र फेयर इकोनॉमी, ये सब जो है एकदम यहाँ से शिफ्ट आ गया. ठीक है, नाउ जॉन मेनार्ड किन्स का जो मेन प्रपोजिशन था, ही सेड दैट लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर यही जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी came out of the Great Depression. John Maynard Keynes is regarded as father of modern macroeconomics as well. Father of economics कौन है? एडम स्मिथ. बट अगर हम मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर देखेंगे, देन दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स. Microeconomics. The term micro has been derived from Greek word micros, meaning small, wherein we study individual units of an economy, like individual demand of household for salt, individual supply of a firm. So basically micro में हम क्या पढ़ते हैं? जब भी हम individual units के बारे में पढ़ेंगे अपनी इकोनॉमी में, चाहे वो हाउस की तरफ से हो या फिर वो इंडस्ट्री की तरफ से हो, then we are studying it under micro. But macro में the term macro has been derived from a word macros, meaning large. तो macros का क्या मतलब है? large.
सेम उसी तरीके से जब हम इकॉनमी में देखते हैं, अगर हम पूरे के पूरे किसी सेक्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड को अगर पढ़ रहे हैं, पूरी मार्केट को, एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ रहे हैं हम पूरी मार्केट की, या फिर हम पूरी इकॉनमी की जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन कितनी है उसको देख रहे हैं, पूरी की पूरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है उसको देख रहे हैं, देन दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. Economy is a system which provides ways to work and earn a livelihood. We have already studied this कि हमें जब हाउस होल्ड मैनेज करना है तो हाउस होल्ड मैनेज करने के लिए वी नीड एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए वी वुड वांट वेज टू वर्क, और उन वेज टू वर्क जो है जब हमें वो मिलेंगे, हमें कोई जॉब मिलेगी तो उससे हमें लाइवलीहुड अर्न करने का मौका मिलेगा, एंड देन वी विल बी एबल टू मैनेज द हाउस होल्ड. नाउ इकोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. नाउ इस इकोनॉमी में क्या है, सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी कैरी आउट होती हैं. इनकम अर्नड फ्रॉम अनफेयर एंड इलीगल मीन्स सच एज रॉबरी, क्राइम, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हम इसको इकॉनमी में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, लेट्स से हम नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट करते हैं, देन दीज आर नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट. जो आपकी ब्लैक इकॉनमी है, अंडरग्राउंड इकॉनमी है, दीज थिंग्स आर, ब्लैक मार्केटिंग आपकी आ गई, दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकॉनमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी. ना हमारी प्रॉब्लम जो है मेन इकॉनमी में है, देर आर टू मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स. दैट फर्स्ट इज द वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, हमारी जो वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं. इसकी वजह से वी हैव 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स. आई विल रिपीट कि हमारे इकॉनमी में देयर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और वो सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स किस वजह से हैं, 2 मेन रीजंस की वजह से हैं. किन 2 रीजंस की वजह से, कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं ना. वो इस सब की वजह से, इन दोनों की वजह से हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम 3 प्रॉब्लम्स में हम सॉर्ट आउट करते हैं. द फर्स्ट वन इज, हमें ये सोचना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव टू सी कि हाउ मच टू प्रोड्यूस. नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंस हमारी वांट्स भी अनलिमिटेड है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी वांट. वी हैव टू सी कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 क्या है. We don't go on with X and X number of priorities, but only the topmost priorities. The second one is how to produce. हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करना है. ठीक है, क्या हम लेबर इंटेंसिव प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पे जाएंगे. अगर किसी कंट्री में आपके पास इनफ abundant amount of labor है, which is also readily available, easily available है, they are ready to work, then we will go with labor intensive technique. But if for some reason there is a country or there is a place जहाँ पे capital जो है वो ज़्यादा abundant है, आपके पास already available है, financial conditions are better, बहुत सारे options आपके पास available हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेटेड है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज़ करेंगे. नाउ द थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कर रहे हैं. ठीक है, क्या जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम एलाइट क्लास के लिए सारे का सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, या मिडिल क्लास के लिए, या फिर जो है हमारी लोअर क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या हम सारे के सारे वॉर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हम सारे के सारे जो है पीस रिलेटेड गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. द प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वी हैव टू सेलेक्ट कि कौन कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं. एवरी इकॉनमी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. क्या हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें. दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज टू क्रिएट फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ये हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं. ठीक है, जैसे मशीनरी हो गया, आपके टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, तो इनको यूज़ करके आप फर्दर अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज करते हो. नेक्स्ट आर द कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाई कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट यूज. ठीक है,
फिर आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है, यूजुअली मोर देन 3 years। इसमें आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, टीवी, एसी, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दोज थिंग्स। नाउ देर आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऑल्सो। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको यूज़ होते हैं, जैसे आप मान लो आप वेजिटेबल्स ला रहे हो, फ्रूट्स ला रहे हो, सो दोज ऑल थिंग्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये आपको टाइम के साथ नए नए खरीदने पड़ते हैं। इवन इफ अगर आप इनको नहीं भी यूज़ कर रहे हो, दे विल रॉट। So food and beverages are some examples. Now how much to produce involves the decision regarding the quantity to be produced, कि कितना produce करना है। It involves the problem of allocation of resources among different goods, कि कौन कौन से goods में कितने कितने रिसोर्स आपने allocate करने हैं। जितना आपको प्रोड्यूस करना होगा, लेट्स से अगर आपको एक टाइप ऑफ गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो उसमें एलोकेशन जो है रिसोर्सेज की वो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से अगर आप जो है किसी जैसे वुड का यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो अब आप उसको ट्रीज़ को कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज़्यादा वुड को यूज़ कर रहे हो या फिर आप हाउसिंग में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। यू हैव टू मेक इट एज अ प्रायोरिटी, ठीक है। आपकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। देन कम्स हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया। जनरली देयर आर 2 टेक्निक। वन इज़ द लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में हम ज़्यादा लेबर को यूज़ करते हैं और कैपिटल जो है वो लेस प्रेफर की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जो कैपिटल होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर हम कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सिंस हमारा मोटिव क्या रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रहता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास लेबर अबंडेंट पड़ी हुई है तो आप उसको जब तक जॉब नहीं दोगे, आपकी लेबर अनएम्प्लॉयड रहेगी, तो फिर हमारी इकॉनमी में देयर विल बी सर्टन प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके पास इनफ लेबर अवेलेबल है और वहाँ पे आपकी जो कैपिटल की अवेलेबिलिटी है इट इज़ समवट एक्सपेंसिव, तो वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इस टेक्निक में वी आर यूजिंग मोर कैपिटल। सो कैपिटल इज डोनेटेड बाय द लेटर K एंड लेबर इज डोनेटेड बाय द लेटर L. For whom to produce? This problem relates to distribution of produced goods and services among the individuals within the economy, कि हमें जो आपने अब प्रोडक्शन कर ली है ये किन किन सेक्शंस ऑफ लोगों में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम फ्री मार्केट भी कहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। सो द रूट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर फाउंड इन एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशन। हमने देखा कि एडम स्मिथ जो है ही प्रोपोगेटेड दैट फ्री मार्केट रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्री मार्केट इज बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम रहता है, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो लेज़र-फेयर इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है और जो मार्केट डिसीजंस हैं दे आर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? दे हैव द राइट टू इस्टेब्लिश प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सारे के सारे डिसीजंस जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खुद के रहेंगे। नाउ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास ये चॉइस रहती है कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन जो है स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर अपना बिजनेस शिफ्ट करना है या कौन सा वाला बिजनेस टेक्सटाइल करना है उसको, ठीक है, उसको लेट्स से फूड में आना है, उसको सर्विसेज में जाना है, इसको किसी भी तरफ जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, एनीवेयर, तो इस एक एंटरप्राइज के पास फ्रीडम रहता है। इट मीन्स दैट फर्म्स आर फ्री टू एक्योर रिसोर्सेज एंड यूज देम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एवर दे वांट, ठीक है। देन कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी रहती है। कंज्यूमर इज किंग। यहाँ पे माना जाता है दैट कंज्यूमर्स आर किंग, ठीक है, कि कंज्यूमर को जो कंज्यूमर इज फ्री, कि उसके पास जितनी भी इनकम है वो जहाँ मर्जी खर्च करे। इट्स नॉट लाइक कि आपको इतना प्रोपोर्शन इनकम यहाँ पे स्पेंड करना है, इतना प्रोपोर्शन इनकम यहाँ पे स्पेंड करना है। नो, यू आर फ्री टू स्पेंड योर इनकम। जहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है आप वहाँ पे जो है अपनी इनकम स्पेंड करो। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर डिराइव्ड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है यहाँ पे मेन मोटिव रहता है। देन देयर इज कॉम्पिटिशन। देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द कैपिटलिस्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो यहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहेगा। सिंस हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्री विल है तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो जब लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स रहेंगे दे माइट बी प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स ऑल्सो, तो वहाँ पे हमेशा कंपटीशन रहेगा। और इस कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वेलफेयर वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस वॉर जो है
वो चल जाएगा, ठीक है। अगर एक प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा जो है प्राइस उसका जो है मार्केट में क्या रहेंगे कि डिमांड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि देर विल बी अ लॉट मोर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, तो लोग जो है जो उनको लेसर अमाउंट में मिल रहा है वो ज़्यादा खरीदेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन, द प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाई मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वी ऑलरेडी नो कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो नो कि ये तो हमने किससे देखा कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर साइड से, लेकिन अगर हम सप्लाई साइड से देखेंगे तो अगर जिस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उसकी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसके पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आ रहा है। किसके पास, सप्लायर के पास। प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उसको तो वो बोलेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं और सप्लाई करता हूँ, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है। सो अगर हम सप्लाई साइड से देखेंगे तो प्राइस और सप्लाई का जो है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। बट अगर हम कंज्यूमर साइड से देखेंगे तो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव इन्वर्स रिलेशनशिप है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ये हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ इन 1929 वी ऑल नो दैट, वी ऑलरेडी स्टडीड, ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक ऑर्डर पूरी का पूरा कोलैप्स हो गया था। प्रोडक्शन जो है वो फिर इवेंचुअली जो है, पहले तो देयर वाज हायर प्रोडक्शन, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब सिंस डिमांड कम थी, यहाँ पे सप्लायर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनको जो है लॉस होने लगा। लॉस होने की वजह से यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन भी क्रैश होगी। जब प्रोडक्शन क्रैश होती है तो वी नो की ले ऑफ वर्कर्स जो है वो ले ऑफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, डिक्रीज। लोगों में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और पॉवर्टी बढ़ने की वजह से हमारी ओवरऑल जो है जीडीपी जो है वो कम हो गई थी। नाउ इन 1932 फ्रैंक डी रोजवेल्ट जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। नाउ व्हाट ही डिड, अब इससे पहले क्या था कि मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, बट इन 1932 ये जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे इन्होंने बहुत सारी इंटरवेंशंस की, ठीक है, मार्केट में आके। ही स्टार्टेड सब्सिडीज, इन्होंने जो है एट दैट टाइम आई थिंक जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को इंसेंटिव्स देना स्टार्ट किया। देन बैंक हॉलीडे जो है इन्होंने जो है स्टार्ट की, सो दैट क्या होगा कि बैंक्स को टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने का। सो लॉट्स ऑफ अदर इनिशिएटिव्स वर टेकन। सो बेसिकली 1932 में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो स्टार्ट हो गया था। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सोशलिज्म। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इज अंडर गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। सो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है सोशलिज्म में किसके पास रहते हैं, गवर्नमेंट के पास रहते हैं। द मेन मोटिव ऑफ दिस इकोनॉमी इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे मेन मोटिव क्या रहता है, सोसाइटी का वेलफेयर। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग रहती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आई होप कि आपको सबको पता होगा। सो इस वाले पोर्शन से मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, सो दैट जो आगे आने वाली यूनिट्स हैं वो हम जल्दी से कवर कर लें, आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सेंट्रल प्लानिंग रहती है, ठीक है, जो मान लो जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी प्लानिंग करती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो है किस किस सेक्टर में कितने जाने, हमें कौन सा जो सेक्टर है वो डेवलप करना है, कौन सा सेक्टर जो है बाद में डेवलप करेंगे, ऑल दोस थिंग। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज द सोशल वेलफेयर। नाउ दिस इज टू एम रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, ताकि जो इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी में वो डिक्रीज हो जाएं। जैसे कंट्रीज सच एज रशिया, चाइना आर सेड टू बी सोशलिस्ट कंट्रीज। सोशलिज्म इज ऑल्सो नोन एज central planned economy or public sector economy. Now what are mixed economy? Coexistence of private sector as well as public sector. So mixed economy में private sector भी जो है वो अलग से रहता है और public sector जो है वो भी, मतलब इन दोनों का मिक्सचर रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा और पब्लिक सेक्टर को भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम फिर भी रहता है। जो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी देखी वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम, देयर इज नो इंडिविजुअल फ्रीडम। प्राइस मैकेनिज्म प्लेज सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म का। ऑल्दो देर आर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, लेकिन स्टिल देर इज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। फॉर सम सेक्टर्स द पॉलिसी ऑफ प्राइस इज एडमिनिस्टर्ड एंड अडॉप्टेड, ठीक है। सिंस वी सेड कि सिग्निफिकेंट रोल है, एंटायरली प्राइस मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड नहीं करता है सारे के सारे फैक्टर्स को।
Now let's move on to the next topic, which is positive and normative economics. Positive economics deals with what actually is going on. ठीक है, ये फैक्ट्स और डाटा के बारे में बात करता है, उसको देख के जो है जो इकोनॉमी की एक्चुअल स्टेट है उसको बताता है. ठीक है, so the economic problems are actually and tells us how the economic problems are actually solved. तो it is based on द जो वेरीफाइड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पे बेस्ड होता है. यहाँ पे कोई सजेशंस जो हैं वो नहीं देख रहे हैं हम. ठीक है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बेसिकली इट इज़ द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इकोनॉमी. ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी. ये चीज़ कैसी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. इनइक्वालिटी कैसे कम होगी, पॉवर्टी को हमें यहाँ से यहाँ पे लाना है, किस किस फैक्टर से हम किस किस चीज़ को यूज़ करके ला सकते हैं. इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सजेशंस एंड ओपिनियंस. यहाँ पे हमारे सजेशंस और ओपिनियंस की बात हो रही है. ठीक है, now let's come to a very important topic which is production possibility curve. now production possibility curve को हम production possibility frontier या boundary भी कहते हैं, इसको हम transformation curve भी कहते हैं या transformation frontier भी कहते हैं. so कोई भी term आए you should remember कि it is PPC और PPF और TF. Production possibility curve refers to a graphical representation of possible combination of two goods which can be produced with given resources and technology. Let's say आपके पास already कुछ given resources हैं और आपको पता है कि आपके पास यही गिवन टेक्नोलॉजी है. ना ये टेक्नोलॉजी आप बढ़ा सकते हो और ना ही ये टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लीट होगी. ठीक है, और रिसोर्सेज भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है. ना आपके रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं ना ये रिसोर्सेज कम हो सकते हैं. ना इस रिसोर्सेज और इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं. और अब इस PPC में हम देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन इन दोनों गुड्स के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक गुड की 10 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरे गुड की मे बी यू आर प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स. या फिर एक गुड की आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप दूसरे गुड की 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे. सो लाइक दैट. सो इन दिस एग्जाम्पल लेट्स सी वी हैव टेकन गुड्स एज गन्स एंड बुलेट्स. ठीक है, गन्स एंड बुलेट्स आर 2 डिफरेंट गुड्स. नाउ देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ABCDEF G. तो अगर आप 21 गन्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कोई भी बुलेट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, फिक्स्ड हैं. ऑन द अदर हैंड जब आप गन्स की प्रोडक्शन कम करोगे आप तो आप थोड़ी बहुत जो है बुलेट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगोगे. देन दीज आर ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन. सो दिस इज हाउ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लुक्स. दिस इज द PPC. सो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं. ठीक है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इससे जो है आप अपनी मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन जो है वो अचीव कर पाओगे. ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अचीव कर पाओगे और सोसाइटी के लिए भी ये मैक्सिमम वेलफेयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे. ऑब्जर्वेशन, हम इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं दैट ऑल कॉम्बिनेशन ऑन PPC शोज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी पॉइंट्स PPC के ऊपर होंगे, जब हम इन पॉइंट्स पे अगर कोई भी पॉइंट पे जो है हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमें क्या देगी कि जो हमने रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ किया है, एफिशिएंटली यूज़ किया है. देन ऑल कम्बिनेशन अबव द PPC. अगर कोई भी कम्बिनेशन है जो इस PPC कर्व के अबव है, ऊपर है, बाहर है, जैसे लेट्स से HIG, कोई G तो हमने ऑलरेडी लिया है, लेट्स से MN और एनी पॉइंट विच इज़ अबव दिस कर्व, ये क्या है, अनअटेनेबल है. ऑन द अदर हैंड जो भी ये पॉइंट्स हैं बिलो द कर्व, ये पॉइंट्स क्या हमें बताएंगे कि हमने यहाँ पे रिसोर्सेज को जो है एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ resources. All combination under PPC show under utilization of resources. Now what are the properties of PPC? Now PPC slopes downward. हम देख रहे हैं कि PPC जो है वो downward slope करता है from left to right downward slope करता है. This is because there is inverse relationship between टू गुड्स. अगर आपको एक गुड की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन आपको कम करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपने 0 से 1 बुलेट अगर प्रोड्यूस किया है तो 21 से 20 आपको इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ी. नाउ second property, PPC is concave shape because of increasing marginal opportunity cost. That means more of one commodity is shifted to gain an additional unit of another commodity. देखो I'll explain this. They're saying कि जो हमारा PPC है it is concave shaped, it is not
कन्वेक्स शेप्ड, इट इज़ कनकेव शेप्ड। ये किसकी वजह से है? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से है। व्हाट इज़ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आई विल टेल यू। देखो यहाँ पे आपको शुरू में जब आपको बुलेट्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है, लेट्स से 21 से आप 20 पे आए, आपने यहाँ पे 1 यूनिट जो है गन्स की विड्रॉ की, उसके बदले आपने 1 बुलेट प्रोड्यूस की। नाउ जब आप ज़्यादा, अब आपको ज़्यादा बुलेट्स बनानी होंगी, लेट्स से यहाँ पे देखो 20 से 18, यहाँ पे आपने एक ही यूनिट का सैक्रिफाइस किया था, बट जब आपको एडिशनल यूनिट ऑफ बुलेट यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है से 1 से 2 पे, तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ा। दिस व्हाट इज दिस? दिस इज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है दूसरे गुड की, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा यहाँ पे सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। ऑन द सेम लाइन हम देखेंगे कि यहाँ पे 18 से 15 पे आ, यहाँ पे 3 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया और यहाँ पे खाली 1 यूनिट का गेन हुआ। अब अगर आपको और ज़्यादा इस साइड गेन करना है तो यहाँ पे आपको 4 यूनिट्स का यहाँ पे लॉस हुआ। देन यू नो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर आपको दूसरे गुड की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो आपको अपना जो फर्स्ट गुड है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। नाउ अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। पीपीसी एज्यूम क्या करता है? सबसे पहले कि रिसोर्सेज जो इकॉनमी है में है वो गिवन है आपके पास, आपको पता है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ठीक है। इसको सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक यूज़ से अनदर यूज़ के लिए। गुड 1 से गुड बी पे हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी आपको पता है कि अगर आपके रिसोर्सेज जितने हैं ये इतने ही रहने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है इससे सिर्फ और सिर्फ आप 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपकी यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं हम कि हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट देन पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्यों ये स्ट्रेट लाइन होगी? देखो जब हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग है, जब भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग रहेगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो हमारी शेप क्या होगी? कनकेव होगी। लेकिन अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेट से डिक्रीजिंग हो जाएगी तो यही पीपीसी कन्वेक्स शेप होगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, आई विल राइट दिस, इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ पीपीसी इज डिक्रीजिंग तो आपका कन्वेक्स शेप हो जाएगा पीपीसी। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीजिंग है तो कनकेव होगा, और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट रह रही है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सी यहाँ पे देखो, जैसे आप 20 पे थे तो 0 बुलेट्स प्रोड्यूस हो रही थी। जब आपने 20 से 16 गन्स आपने प्रोड्यूस की तो आप 4 बुलेट्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपने 4 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया, लेकिन यहाँ पे आप 4 यूनिट्स गेन कर रहे हैं। अब यहाँ से आप 16 पे 12, अगेन आप 4 यूनिट्स यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे गेन आपका 4 यूनिट्स है। तो यहाँ पे जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या आ रही है? 4/4 1 आ रही है, या तो यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो सेम रेट पे चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे पीपीसी विल बी कन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन ऑप्टिमल कंडीशन में हमारा जो पीपीसी कर्व कैसा रहता है? कनकेव रहता है, और हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है? इंक्रीजिंग रहती है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो डिस्कस कर लिया। आई डोंट थिंक इस पे हमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें बताती है कि अगर आपको एक गुड से दूसरे गुड में रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं तो आपको कितनी यूनिट्स उसकी सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी दूसरे गुड की यूनिट्स गेन करने के लिए। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। नाउ मूवमेंट ऑफ पीपीसी, मूवमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ वन गुड। नाउ अब हमें पता है कि पीपीसी में मूवमेंट कब कब हो पाएगी? या तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है अगर चेंज हो रही है, या फिर आपके रिसोर्सेज जो है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब लेट्स से अब ये वाला जो हम चेंज देख यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाली एक गुड के लिए आपके जो रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गए। तो आप देखोगे कि जिस भी गुड की टेक्नोलॉजी जो है आपकी इंक्रीज हुई है उसी में ये राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है। अब लेट्स से अगर ये गुड y है और ये गुड x है, बेसिकली वी टेक गुड x हेयर एंड गुड
वाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये राइटवर्ड शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। दैट मीन्स कि आपका जो गुड एक्स है वहाँ पे आपको बेटर टेक्नोलॉजी मिल गई है, या तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कहीं से न्यू डिस्कवरी हो गई है रिसोर्सेज की गुड एक्स के लिए, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमारा जो गुड वाई है उसकी कांस्टेंट रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका कि गुड वाई में नई डिस्कवरी हो गई है रिसोर्सेज के लिए, या फिर बेटर टेक्नोलॉजी हो गई है, तो ये इस तरीके से इस गुड के लिए इंक्रीज हो जाएगा और गुड एक्स के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है। इन केस ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड वीकेंड, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जो है ख़राब हो जाती है किसी भी गुड के लिए, तो पीपीसी विल मूव लेफ्टवर्ड और इनवर्ड। और अगर आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी लेट्स से कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लीट हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से अगर किसी एक गुड के लिए आई है तो उसी पर्टिकुलर जो गुड है उसकी डायरेक्शन में वो इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा। अब इफ़ ये जो चेंज है ये दोनों गुड के लिए आता है, तो फिर पूरे का पूरा पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। ठीक है। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो नेगेटिव डेवलपमेंट होंगी। नाउ शिफ्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शिफ्ट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन रिसोर्स ऑफ बोथ गुड्स। अगर बोथ गुड्स में आएगा तो पूरे का पूरा कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, एक साइड में शिफ्ट नहीं होगा। Now let's move on to the next important topic, that is demand. What is demand? Demand refers to quantity of a commodity which a consumer is willing to buy. First what should be there? There should be willingness to buy. उसके बाद क्या होना चाहिए कि खाली willingness से कुछ नहीं होगा, आपके पास ability भी होनी चाहिए। ठीक है। पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना भी चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस। लेकिन डिमांड में हम बात करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस की ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से वीकली हम अगर देख रहे हैं, वीकली डिमांड देख रहे हैं, ठीक है, एट ₹50 देख रहे हैं हम, तो आपके पास कितनी जो है कैपेसिटी है ₹50 पे कितनी यूनिट्स बाय करने की, और आप विलिंग कितने हो, कितनी यूनिट्स बाय करने के लिए आप विल कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स जो डिमांड में होनी चाहिए। एक तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, और वी कैलकुलेट दिस एट अ पर्टिकुलर प्राइस विद अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड ही इज ऑल्सो एबल टू पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब हम एक बंदे की देखते हैं दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। जब हम सब लोगों की मिला जुला के देखते हैं तो दैट इज मार्केट डिमांड। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारी मार्केट डिमांड हो जाती है। ठीक है। मैं ये वाला जो पार्ट है वो बहुत आई थिंक एक फास्ट पेस में पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो अगर एक बार आप खुद भी रीड करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। प्लस इसके बहुत डिटेल्ड वीडियोस जो हैं ऑलरेडी हाफ आवर्स की 40 मिनट्स की ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल। सो दिस इज जस्ट लाइक अ रिविजन पार्ट। और ऑल्सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पे वी विल गो इन डेप्थ ऑल्सो। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम अपनी ज़्यादा इनकम क्यों स्पेंड करेंगे किसी चीज़ पे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स, तो हम अपनी जो इनकम है वो डिफरेंट जो है रिसोर्सेज उन पे लगाएंगे, एक ही चीज़ पे नहीं लगाएंगे। तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नाउ हम देखते हैं कि प्राइस का रिलेटेड गुड्स पे क्या असर पड़ता है। नाउ रिलेटेड गुड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। वन इज द सब्सटीट्यूट गुड्स, द अदर वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है, जिसको हम एक को दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। जब 2 गुड्स जो हैं वो परफेक्टली क्या होने चाहिए, रिप्लेसेबल होते हैं, रिप्लेसेबल। ठीक है। मान लो देर आर 2 ब्रांड्स ऑफ शुगर,
तो वो दोनों क्या हैं, परफेक्टली रिप्लेसेबल हैं। या फिर हम कहेंगे कोक एंड पेप्सी, दे आर परफेक्टली रिलेटेड। नाउ डेज वी हैव कैंपा कोला, तो पीपल आर बाइंग कैंपा कोला। क्यों? क्योंकि कैंपा कोला ने एकदम से प्राइस जो है वो डिक्रीज़ कर दिया है। नाउ फॉर 20 रुपीज़, आई थिंक इट्स 20 रुपीज़ ऑफ कैंपा कोला आपको जो पेप्सी का 35 रुपीज़ का बॉटल मिलता है और समथिंग लाइक दैट, उसके इक्विवेलेंट क्वांटिटी आपको 20 रुपीज़ में मिल रही है। सो पीपल आर बाइंग मोर ऑफ कैंपा कोला and they are buying less of Pepsi and Coca-Cola. On the other hand, complementary goods are those goods जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। अगर मतलब आप गुड ए यूज़ कर रहे हो तो गुड ए के यूज़ को पूरा करने के लिए आपको गुड बी की भी ज़रूरत होगी। इन दोनों गुड्स को आप साथ साथ में यूज़ कर सकते हो। इन सब्स्टिट्यूट गुड्स में इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में वो साथ में यूज़ होते हैं, ठीक है। Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Okay, so we've already discussed this कि let's say, क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर लिया, जैसे कैंपा कोला एंड कोका कोला आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। जैसे ही कैंपा कोला ने अपना प्राइस जो है वो डिक्रीज़ किया, 20 रुपीज़ किया, तो कैंपा कोला जो कोका कोला था उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। पीपल शिफ्टेड टू कैंपा कोला। Now complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो क्लियर्ड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी होगी। डिमांड ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिसकी जो है इनकम ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा यूनिट्स जो है किसी भी कमोडिटी की डिमांड करेगा। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर वो कमोडिटी जो है आपकी नेसेसिटी है, ठीक है, तो फिर आपकी इनकम से उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है किसी भी हाल में, अब मान लो अब आपको दाल चावल हैं, वो हमारे स्टेपल गुड्स हैं, ठीक है, वो आपको किसी भी हालत में आपको खरीदने ही खरीदने हैं। अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तब भी एक इंसान खाएगा तो ना, अब वो आपकी नेगेटिव सेविंग्स होंगी, अब आप किसी से लेके खाओगे, वॉट एवर यू विल डू, बट वो चीज़ें हमें लेनी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर मान लो वो नॉर्मल गुड है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड जिनको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। तो लेट्स से अगर कोई नॉर्मल गुड है तो जब क्या होगा, किसी इंसान की इनकम जो है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स और गिफन गुड्स भी हम इनको बोलते हैं। तो अगर मान लो एक इंसान की इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अब वो चाहेगा कि मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ बढ़ूँ, ठीक है, तो वो गुड्स इन्फीरियर गुड्स वो पहले कंज्यूम कर रहा था, वो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा अब मैं अच्छे चीज़ें जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना वो सब चीज़ें लूँ। कहने का मतलब है कि अगर एक इंसान है, लेट्स से कि वो पहले सिर्फ खाली चावल बना के खा रहा था सुबह, दिन को, शाम को, तो अब अगर उसकी जो है इनकम बढ़ गई है तो वो चाहेगा कि मैं क्या करूं कि मैं सब्ज़ी भी ख़रीदूं, मैं चिकन भी लाऊं, उसके बाद मैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिशेस बना के खाऊं, तो वो उन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेगा और चावल की डिमांड जो है वो कम कर देगा। उस चावल के बदले मे बी ही डिमांड मोर ऑफ मिलेट्स, वो रागी लाएगा, बाजरा लाएगा, वो सब चीज़ों की का भी वो अपने खाने में इस्तेमाल करेगा। In case of inferior goods, increase in income reduces the demand. Expectations of change in price in future. अब अगर हमें किसी भी चीज़ की expectations होती हैं, let's say अब लेट्स कम टू गोल्ड, जिसका आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे अगर हमें गोल्ड 5 साल के बाद भी लेना था, तो अगर हमारे पास उसकी गुंजाइश बन रही है तो हम अभी ही गोल्ड खरीद लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले। ऑन द अदर हैंड, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस कम होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ, विच हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, अभी लास्ट डेज में हो रहा था, मेनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड के प्राइस जो है वापस से क्रैश करेंगे, सो दे वर नॉट एक्चुअली बाइंग, दे वर थिंकिंग कि गोल्ड जब कम हो जाएगा तो फिर हम खरीदेंगे, बट एक्चुअली में क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। नो, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन एंड वेदर। कुछ चीज़ों की जो डिमांड होती है वो वेदर स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक होती है। आइसक्रीम्स हम समर्स में ज़्यादा डिमांड करते हैं, विंटर्स में आइसक्रीम्स की डिमांड बहुत कम हो जाती है। नाउ डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कुछ लोगों के अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों की डिमांड करते हैं।
At this point, I'm very tired, but let's continue क्योंकि I have promised making this marathon. मेरी लाइफ टाइम का ये फर्स्ट मैराथन है एंड आई डोंट नो कि इस चैनल पे जो बाकी मैराथन है वो कैसे बने. सो डिमांड स्केड्यूल. What is demand schedule? Demand schedule is a tabular representation showing, ये हम टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है टैबुलर फॉर्म में, विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर इज बाइंग. कौन सा कंज्यूमर जो है वो कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो बाय कर रहा है एट वेरियस प्राइस लेवल. जब प्राइस लेट्स से अगर प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी. जब प्राइस 15 हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 20 से 15 होगी. अब अगर प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी. दिस इज़ कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल, जो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके इंटरप्ले की वजह से क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आते हैं. नाउ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज़ फॉर वन पर्सन बट मार्केट डिमांड स्केड्यूल इज़ फॉर द एंटायर मार्केट. जब सारे के सारे लोग जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है अपनी जो डिमांड जो है कर रहे हैं. जैसे ए इज़ वन पर्सन, ए की डिमांड, बी की डिमांड, सी की डिमांड, सबको मिला के वी आर सीइंग द मार्केट डिमांड. जब प्राइस 10 था, ए कितना डिमांड कर रहा है, बी कितना डिमांड कर रहा है, सी कितना डिमांड कर रहा है. सो वी आर सीइंग लाइक दैट. नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सी, जब हमने डिमांड स्केड्यूल देखा तो इट वॉज अ tabular representation, but demand curve is a graphical representation of demand schedule which shows negative relationship between price and quantity. ये हमें क्या बताता है? that there is a negative relationship between price and quantity. आपका प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी. और इसी नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्लोप है ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, बिकॉज देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगेन इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. इंडिविजुअल डिमांड कर्व जब हम एक बंदे का देख रहे हैं, एंड देन देर इज मार्केट डिमांड कर्व जब आप बहुत सारे लोगों का मिला के देख रहे होंगे. लेट्स से 1 2 3 इंडिविजुअल ये जो डिमांड कर्व थे, देन दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर ऑल दीज पीपल. नाउ let's come to law of demand. This is also very important. What is law of demand? The statement of law of demand says that keeping other things constant, which is also known as ceteris paribus. Ceteris paribus actually means keeping other things constant. हमने अभी ऊपर देखे there were a lot of factors which were affecting demand. Now we are keeping all other factors which affect demand. We are keeping all of them constant. Now there is a negative or inverse relationship between price and quantity demanded. So price was one of the factor जो demand को affect करता था. हम यहाँ पे law of demand में खाली प्राइस को जो है वो कंसिडर करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं उन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं. तो जब हम सिर्फ प्राइस को देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में एक नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है. Now there are a lot of assumptions of law of demand. The first assumption is price of substitute goods do not change. जब हम law of demand पढ़ते हैं so we assume certain things. हम कुछ चीज़ों को देख के चलते हैं कि जब ये सब चीज़ें मार्केट में, हमारा जो law of demand है ये तभी जो है काम करेगा जब हमारी ये जो हम बाकी चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं ये उसी तरीके से होंगी. ठीक है. जैसे प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम खाली जो है प्राइस ऑफ दैट गुड को जो है वो देख के चल रहे हैं. तो सब्सटीट्यूट गुड जो है वो उसका प्राइस भी सेम रहेगा. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी सेम रह रहा है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो भी सेम रहेगी. इनकम ऑफ द कंज्यूमर यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है. देखो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे. हम खाली प्राइस को जो है वो फैक्टर में ले रहे हैं. तो ये जो एजम्पशंस हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? जो बाकी फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को. जैसे हमने देखा था रिलेटेड गुड्स जो है वो इफेक्ट करते हैं. रिलेटेड गुड्स में सब्सटीट्यूट गुड थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड थे. हमने देखा था इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो इफेक्ट करती है डिमांड को. टेस्ट एंड प्रेफरेंस इफेक्ट करते हैं डिमांड को. सीजन और वेदर इफेक्ट करते हैं डिमांड को. फ्यूचर प्राइस जो है वो इफेक्ट करते हैं डिमांड को. सो दीज आर ऑल दोज डिटर्मिनेंट्स एक्सेप्ट प्राइस. हमने जितने सारे डिटर्मिनेंट्स थे उनको असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में ले लिया है कि इन सब में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. सिंपल लाइक दैट.
वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, डिमांड कर्व को हमने ऐसे क्यों नहीं बताया, डिमांड कर्व इस तरीके से ही क्यों है. देर आर वेरियस रीजन्स फॉर लॉ ऑफ डिमांड स्लोपिंग डाउनवर्ड. First of all, law of diminishing marginal utility, then we have income effect and substitution effect. Let's see one by one. First of all is the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जब भी हम किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के साथ साथ कम होती जाती है. ठीक है, आप मार्केट में जाके कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम कर रहे हो तो जब आप फर्स्ट यूनिट लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी. लेकिन जब आपके पास 2 हो जाएंगी वही चीज़, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, तो आपको ज़्यादा फ़र्क फिर जो है नहीं पड़ेगा. वो जो खुशी है ना वो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ आपकी जो है वो कम होती जाएगी. यू विल स्टिल बी हैप्पी बाई बाइंग अनदर यूनिट, लेकिन वो जो हैप्पीनेस होती है ऑफ द फर्स्ट यूनिट दैट इज़ द अटमोस्ट. दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, इसकी वजह से भी हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड का जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. देन देयर इज इनकम इफेक्ट. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम. वन इज़ द मनी इनकम एंड अदर वन इज़ द रियल इनकम. ठीक है, मनी इनकम सिंपल होगी जो हमें नॉमिनल टर्म्स में पैसा मिलता है. ठीक है, लेट्स से आपकी इनकम 80,000 रुपीज़, सो दैट इज़ योर मनी इनकम. रियल इनकम इज़ द इनकम मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आप उस 80,000 रुपये से कितनी चीज़ें बाय कर पा रहे हैं. अब यही रियल इनकम अगर आप इंडिया में हैं तो आपकी डिफरेंट होगी, और यही रियल इनकम आप अगर कनाडा में चले जाते हैं तो आपकी डिफरेंट होगी. आपकी यही 80,000 रुपीज़, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वी सी दिस की लोग कनाडा में जाके कह रहे होते हैं कि हम ये लेज़ का पैकेट इंडियन 120 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं. नाउ आप इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो आपको 20 का मिल रहा है, वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको 150 का मिल रहा है, लाइक दैट. सो रियल इनकम इज़ इन टर्म्स ऑफ how much goods and services you are able to afford with that money. ठीक है, income effect refers to effect on demand when real income of the consumers changes due to change in price of given commodity. Now let's say एक कमोडिटी है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, लेट्स से आपकी इनकम थी 80,000 रुपीज़. अब आप हर महीने अपना रेंट पे कर रहे हो कितना, 10,000 रुपीज़. ठीक है, अब मान लो ड्यू टू एनी रीज़न अब आपका वो जो रेंट था 10,000 से 5,000 रुपीज़ हो गया. अब आपकी टोटल इनकम तो 80,000 रुपीज़ है, लेकिन आपकी रियल इनकम में 5,000 रुपीज़ का एडिशन हो गया, क्योंकि ये 5,000 रुपीज़ अब आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड अगर इसी 10,000 की जगह आपको 20,000 जो है आपको अपना रेंट पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. आपकी मनी इनकम तो उतनी ही 80,000, लेकिन रियल इनकम कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब आपका 10,000 रुपीज़ और आपके रेंट में लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया है. Now substitution effect. What is substitution effect? Substitution effect refers to substituting one commodity in place of another when it becomes relatively cheaper. तो कोई भी चीज़ जब relatively cheaper हो जाएगी तो आप उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे, है ना. If there are 2 substitutes, उसमें से एक जो है वो अगर चीप हो गया, उसका प्राइस कम हो गया, तो ऑब्वियसली यू विल बी अट्रैक्टेड टू दैट. व्हेन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर. ठीक है, वो रिलेटिवली आपके लिए चीपर होती है विद रिस्पेक्ट टू द other commodity or with respect to its other substitute. As a result, demand for the given commodity rises. तो जिसका प्राइस कम हुआ है, जिस कमोडिटी का प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. सो दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. इसकी वजह से भी हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. देन देयर इज़ अनदर थिंग कि कुछ कमोडिटीज़ जैसे मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. इसमें से कुछ यूजेस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ यूजेस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. लेट्स से अगर इन सब चीज़ों का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी है. अब देखो जब
तक स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हुए थे। तो सब लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अब घर की सारी लाइट्स ऑन होती थी, अंदर की बाहर की। वी यूज़ टू 24 घंटे आपके फ़ैन चल रहे होते थे, आपके हीटर्स चल रहे होते थे। बट जब से स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं, नाउ पीपल चेक ऑल द थिंग्स कि क्या एक्सेस लाइट्स चल रही हैं। हम जो है अगर रूम इनफ गर्म हो गया तो हम हीटर्स को ऑफ़ कर दें, कूलर्स टाइम पे चलाएं। सो अर्लियर जब आपको उतना ही बिल पे करना पड़ता था एग्रीगेट बिल मंथ का, तो आप उतना फ़र्क जो है नहीं पड़ रहा था लोगों को। सिंस स्मार्ट मीटर्स के बाद यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू योर यूजेज, तो यहाँ पे हम अपना जो है प्रेफरेंस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ सच अ गुड इंक्रीजेस, इट्स यूज गेट रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे यूज़ इसका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हमें लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसकी डिमांड हम कम कर देते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम उस कमोडिटी का हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। हमने देखे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिमिनिश जो है उसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। नाउ वी आर सीइंग एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे नहीं लगता है। सबसे पहले गिफन गुड्स में नहीं लगता है। गिफन गुड्स आर स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ये क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड rises with increase in prices whereas demand falls with decrease in price। अगर यहाँ पे क्या होता है बेसिकली गिफन गुड्स में क्या है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो एक लार्जर प्रोपोर्शन अपनी इनकम उस प्रोडक्ट पे स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। लेट्स से अगर किसी की इनकम 20,000 रुपीज़ है तो उस 20,000 में से 5,000 रुपीज़ आपके इस चीज़ पे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या है? गिफन गुड है। अब अगर इसका प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उसकी जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं करोगे, आप कम करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब आपकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई है। तो अब इसका प्राइस तो और ज़्यादा कम हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगा? अब आप यहाँ पे 5,000 स्पेंड कर रहे थे, अब आपको 3,000 ही स्पेंड करना है। तो आप ये 2,000 रुपीज़ किसी बेटर चीज़ पे जो है वो यूज़ करोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इसी गिफन गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो अब आपको 5 की जगह 8,000 रुपये जो है यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। तो आप इसकी डिमांड और ज़्यादा करोगे। आप सोचोगे बाकी भी जो चीज़ें थी वो मैं कट कर देता हूँ और अपनी जो बेसिक नीड है वो इसी चीज़ से पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। स्टेटस और सिंबल गुड्स, जिसको हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं, ये प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं जिनको हम स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। इनका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो भी इनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ती ही रहती है। जैसे डायमंड है, गोल्ड है या एंटीक आर्टिकल्स हैं, अगर इसका प्राइस जितना ज़्यादा होगा तब भी लोग इसको उसी हिसाब से डिमांड करेंगे, क्योंकि इससे वो अपना स्टेटस जो है वो शो ऑफ करते हैं। देन फियर ऑफ शॉर्टेज इन केस ऑफ वॉर्स और फेमाइंस, सो अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तब भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखेंगे। देन देर आर फैशन रिलेटेड गुड्स, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो फैशन को जो है डिपिक्ट करते हैं। डिज़ाइनर बैग्स हैं आपके, ठीक है, जो आपको स्टाइलिश दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं करता है। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं हमारे लिए, ठीक है, जैसे राइस, वीट, मेडिसिन एक्सेट्रा। अब मान लो आपका लाइफ सेविंग ड्रग है कोई, ठीक है, कोई मेडिसिन है जिससे आपकी जान बच रही है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा आप तो तब भी उसको उतना ही डिमांड करोगे ना। सो वहाँ पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। With change in weather, demand for certain commodities also changes irrespective of change in price. Let's say demand for umbrella increases in rainy season even if price increases. अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तब भी रेनी सीजन में अगर आपको अम्ब्रेला की ज़रूरत है तो आप खरीदोगे डिस्पाइट द रीज़न कि उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। नाउ चेंज इन डिमांड वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कब होता है और शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? यू हैव टू रिमेंबर कि जो चेंज इन डिमांड होता है जिसको हम मूवमेंट भी बोलते हैं,
वो किसकी वजह से होता है? खाली प्राइस चेंज की वजह से होता है। जब प्राइस को छोड़ के द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए आपके, उसके बाद फ्यूचर प्राइजेस हो गए, ऑल दोज थिंग, तो उसकी वजह से जब भी अगर कोई भी चेंज होता है दैट लीड्स टू मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेकिन अगर खाली प्राइस की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे क्या वहाँ पे सिर्फ मूवमेंट होगी, लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे शिफ्ट होगा, मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये दो तरीके की होती है, एक होगी आपकी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरी होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, लेट्स से प्राइस जो है वो कम हो गया, उसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि डिमांड एक्सपैंड हुई है। देखो लेट्स से आपका प्राइस 80 था, 80 पे क्वांटिटी डिमांडेड भी यहाँ पे 80 है। नाउ आपका प्राइस जो है वो कम हो गया, फ्रॉम 80 टू 60 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो 80 से 100 होगी, तो आप पॉइंट बी से पॉइंट सी पे मूव कर गए हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगी? आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व। शिफ्ट नहीं हो रहा है, नया डिमांड कर्व नहीं बन रहा है, इसी डिमांड कर्व पे आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो। डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहे हो? क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीद पाओगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करोगे। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब होती है? जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लेट्स से 80 से अगर 100 हो गया, ठीक है, तो आप बी से ए पॉइंट पे हो जाओगे। आपने देखा कि ये 80 क्वांटिटीज पहले बाय कर रहा था, ठीक है, एट ₹80, लेकिन अब ये 60 क्वांटिटी खाली बाय कर रहा है। तो जब ₹100 प्राइस हो गया तो ओनली 60 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो है वो बाय हो रही है, तो ये बी से ए की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होती है, और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं, कि जब डिमांड कम हो जाती है तो सेम डिमांड कर्व पे हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, लेकिन जब हमारी जो है क्या हो जाएगी? प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, और एक्सपेंशन इन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, ठीक है। ये आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगी ये। नाउ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जब प्राइस की वजह से चेंज, आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो रही है, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है, तो पूरे का पूरा डिमांड कर्व जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव चेंज है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन वो ये आपका से डिमांड कर्व है। नाउ अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है आपकी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कुछ इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका, मतलब क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है किसी फैक्टर की वजह से भी, तो आपका यहाँ पे लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो जाएगा डिमांड कर्व में। हम देख लेते हैं इसको। व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, देन शिफ्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वहाँ पे मूवमेंट इन डिमांड था, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड है। यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। Increase in demand, when demand increases not due to change in price but due to change in other factors, ठीक है, then राइटवर्ड और आउटवर्ड शिफ्ट। जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, व्हेन डिमांड डिक्रीजेज नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। Utility is the want satisfying power of a commodity. There was no standard unit of measuring utility. Therefore, economists derived imaginary units which are used to measure utility or satisfaction. ठीक है, what is utility? Utility is the want satisfying power of a commodity. कोई commodity से आपको कितनी satisfaction मिल रही है। देयर वॉज नो अर्लियर जो है हमें यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, इसलिए इकोनॉमिस्ट्स ने एक इमेजिनरी यूनिट जिसको उन्होंने यूटाइल्स बोला उसको इन्वेंट किया। दे सेड कि हम यूटाइल्स से जो है किसी भी प्रोडक्ट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। सो यूटिलिटी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं? टोटल यूटिलिटी में, एवरेज यूटिलिटी में और
मार्जिनल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी क्या हुई कि जब आप कंज्यूम कर रहे हो बहुत सारे यूनिट्स, लेट्स से आप कोई स्वीट खा रहे हो, व्हेन यू कंज्यूम 10 पीसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वीट, तो उन सब 10 पीसेस से आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, दैट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। आपने फर्स्ट यूनिट खाई, आपको 10 यूटाइल्स मिला, आपने सेकेंड यूनिट खाई, आपको 8 यूटाइल्स मिला, आपने थर्ड यूनिट खाई, आपको 6 यूटाइल्स मिला। सो जब आप हर एक यूनिट की जो यूटिलिटी है उसको ऐड करते जाओगे, उसकी समेशन करोगे, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। नाउ एवरेज यूटिलिटी इज इट रेफर्स टू द per unit satisfaction obtained from consumption of a unit of commodity. So let's say total utility आपकी यहाँ पे आ गई थी 60, तो अगर आपने एवरेज यूटिलिटी काउंट करनी है तो आपकी एवरेज यूटिलिटी आ जाएगी 60/10, क्योंकि आपने 10 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्वीट्स खाई थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है। एवरेज यूटिलिटी आपको बताएगा कि पर यूनिट आपको कितनी यूटिलिटी मिली है। लेट्स से जैसे हमने इस एग्जांपल में निकाला 6, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी में हम देखेंगे कि एडिशनल यूनिट पे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। लेट्स से 5th यूनिट पे जब आपने 5th यूनिट ऑफ स्वीट खाई तो आपको यहाँ पे 8 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली, लेकिन जब आप 6th यूनिट खा रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको 6 यूनिट जो है, खाली 6 यूनिट ही मिल रहा है। सो दिस इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी कि एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अब आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। लेट्स से यहाँ पे आप जब 7th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 4 यूटाइल्स मिल रहा है, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एट 7th यूनिट कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप एवरेज यूटिलिटी देखोगे तो आपको 7th यूनिट पे भी 6 मिलेगी, 8th यूनिट पे भी 6 मिलेगी, 9 यूनिट पे भी 6 ही मिलेगी, है ना। So this is the difference between average and marginal utility. It refers to additional utility derived from the consumption of one more unit of a given commodity. So by this point I am very much tired. इसलिए अभी मुझे लग रहा है कि हम ये वाला पोर्शन करके अभी मैं ये वाला जो वीडियो है वो एंड करूँगी। आई विल अपलोड दिस, आई विल हैव माई लंच, उसके बाद आई विल कंटिन्यू इट अगेन। आई विल ट्राई कि आज ही मैं आपको पूरे का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ टोटल यूटिलिटी, दिस इज़ द कर्व फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस इज़ द कर्व फॉर एवरेज यूटिलिटी। नाउ इनका जो बिहेवियर है ना, इसके रिलेशनशिप पे कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नाउ लेट्स एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दिस। देखो जो टोटल यूटिलिटी है ना, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम इसको पढ़ते हैं, लॉ ऑफ DMU। हमने बोला कि जब हम कोई भी कंजम्पशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो अर्लियर हमें उसकी सेटिस्फैक्शन जो अर्लियर यूनिट्स होती हैं उससे ज़्यादा मिलता है। जब हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं तो हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन है, जो उससे यूटिलिटी मिलती है, उसका जो रेट है वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी का स्केड्यूल है कि शुरू में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको यूटिलिटी जो है वो बढ़ रही है, फिर इसका जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम हो रहा है। मतलब इसके बाद अगर आप और ज़्यादा कंज्यूम करोगे ना तो ये नेगेटिव हो नीचे चला जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे पहले रेट इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ये मैक्सिमम पे पहुँच रहा है और ये फिर ये फॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे इस टेबल से हम देखते हैं, यहाँ पे पहले टोटल यूटिलिटी आपकी जब आपने फर्स्ट यूनिट खाई, ठीक है, आपको 20 यूटाइल्स यहाँ पे यूटिलिटी मिली। अब जब आपने सेकेंड जो यूनिट जो आपने कंज्यूम की, तो यहाँ पे आपको 40 यूटाइल्स नहीं मिला कि आपने फर्स्ट में 20 मिला था तो सेकंड में आपको 40 मिला, या 45 नहीं हुआ कि सेकंड खा के आपको और ज़्यादा यूटिलिटी मिली। आप देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअली ये कम हुई है। अगर आप टोटल यूटिलिटी में देखोगे तो ये ऑब्वियसली 20 से 36 बढ़ी है, लेकिन इट शुड हैव बीन 40 और 45 बाय दैट लॉजिक, है ना, कि आपको फर्स्ट से तो 20 मिली थी, अब सेकेंड से तो आपको 20 मिलनी चाहिए या उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ लेसर देन दैट। तो ये यहाँ पे कम हो रही है, 20 है, 36 है, फिर 46 आ गया। अब आप देखो यहाँ से 36 से 46, यहाँ पे खाली 10 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब 46 से 50, यहाँ पे ये और कम हो गया, ये कितना है, 4 पे आ गया। अब यहाँ पे 50 तो 50 ये मैक्सिमम पहुँच गया। ये दिस इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई। अब ये बढ़ेगी नहीं, अब ये
कम होने लगेगी, ठीक है। आफ्टर 50 इट गेट्स रिड्यूस टू 48, ठीक है। वहीं पे आप देखो आपका जो एवरेज यूटिलिटी का स्केड्यूल है ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये सीधा डिक्रीज़ ही हो रहा है। ये 20 से 18 पे गया, फिर 15 पे गया, 12.5 पे गया, 10 पे गया, 8 पे गया। देन आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी देखो, ये यहाँ पे इसका रेट जो है ये और ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एवरेज यूटिलिटी। देयरफॉर जो एवरेज यूटिलिटी का आपका स्केड्यूल होगा ना वो हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी से ऊपर की तरफ होगा। देखो ये आपको यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि ये हम पर यूनिट का हम हर जगह पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना अलग अलग, इसलिए। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी में हर एडिशनल यूनिट का कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हर एडिशनल यूनिट का रेट जो है वो बहुत फास्ट पेस से गिर रहा है। तो यहाँ पे ये 16 था, फिर 10 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, -2 आ गया। अब हम इनका रिलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज कब तक कर रहा है? मैक्सिमम तक 48 यूनिट्स 50 यूनिट्स तक जो है ये इंक्रीज हो रहा था। और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक क्या था? पॉजिटिव ही था। अब यहाँ से नीचे वो जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी फॉल करने लग जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट रिलेशन इज TU increases as long as marginal utility is positive। जैसे ही marginal utility negative में जाएगा तो total utility starts falling। When total utility reaches its maximum, MU becomes 0। जब आपका total utility maximum हो जाएगा तो हमारा marginal utility कहाँ पे पहुँच जाएगा? पॉइंट ऑफ 0 पे पहुँच जाएगा। When total utility declines, marginal utility becomes negative। जैसे ही total utility डिक्लाइन करने लगता है marginal utility नेगेटिव हो जाता है। नाउ आई थिंक यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।